हुकूमत वोट गरीबों से लेती है, फ़ायदे अमीरों को पहुंचाती है। अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान पर, हुकूमत को सिर्फ इंडस्ट्री स्कीम की कामयाबी की फिक्र। महंगाई का तूफान सर पर आ गया, अवाम बेआसरा। नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे वो है हमारे मुल्क के अंदर महंगाई 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 और महंगाई और हुकूमती पॉलिसियाँ जो कि इस महंगाई के अंदर इजाफा करेंगी। एमनेस्टी स्कीम का वावेला तो मचाया हुआ है, शोर शराबा तो किया हुआ है, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा माशी लाइंस के ऊपर, इकोनॉमिक लाइंस के ऊपर कि अगर इतना सारा पैसा बाहर के ममालिक से वापस पाकिस्तान आएगा, मनी सप्लाई में इजाफा होगा जिसे अफरात ज़र कहते हैं, और अफरात ज़र में जूं इजाफा होता चला जाएगा, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आज जो डिफेंडर बैठे हैं कहते हैं जी एमनेस्टी स्कीम आनी चाहिए, ये होगा वो होगा, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई एमनेस्टी स्कीम आप लाओगे, 5% लेके लोगों को उनकी जायदाद दौलत लाने दोगे पाकिस्तान के अंदर, भले वो लूटी हुई हो या अदरवाइज़ हो, तो आप सोचो पाकिस्तान के अंदर मनी सप्लाई कितना बढ़ जाएगा। जब बढ़ेगा तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। क्या स्टेट बैंक वाले इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? क्या स्टेट बैंक वालों ने क्या गवर्नमेंट को कोई राय नहीं दी इस सिलसिले में? उनको सोचना चाहिए था। दूसरी तरफ डॉलर को कर दिया महंगा, रुपए की लगाई खूब पिटाई, इतनी पिटाई लगाई रुपए की कि आज वो कमज़ोर हो गया। कल मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर भी ये चीज़ गर्दिश में है कि दीगर ममालिक की करेंसीज जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं अगेंस्ट द डॉलर और पाकिस्तान की करेंसी वीक है। यकीन करें दिल रो रहा था, और गरीब भुगतेगा उसको। इंपोर्ट हमारे मुल्क के अंदर ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। बेशक इसमें ताजरों सनतकारों की नाअहलियाँ शामिल हैं हुकूमत के साथ साथ, लेकिन इसका भुगतावा कौन करेगा? इसकी भरपाई आवाम करेगी। यहाँ पर मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। जनाब कौकब इकबाल चेयरमैन हैं कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के और सार्फिन के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। इनसे बात करते हैं। जनाब कौकब इकबाल साहब, मुझे ये बताएं, ये जो महंगाई का तूफ़ान आने वाला है डॉलर के महंगे हो जाने की वजह से, एमनेस्टी स्कीम के अंदर जो है फ्लड गेट्स खोल दिए जाएंगे, आने दिया जाएगा बाहर से सरमाया दबा के, जिससे अफरात ज़र में इजाफा होगा और मिलेगा हमें क्या? दूध के अंदर पानी मिलाया हुआ, या आप ऐसे समझ लें पानी के अंदर दूध मिला के हमें दे रहे हैं, और हमें जो है डीजल के समोसे देंगे रमज़ान के अंदर, और जनाब ब्रेक ऑयल की जलेबियाँ खाएंगे हम, मयार 3rd क्लास, हर चीज़ के अंदर गलत चीज़ें, और फिर महंगाई आसमानों को छू रही है। जी कौकब इकबाल साहब। अली, आपने बहुत ही, मैं समझता हूँ कि एक जायज़ा रिपोर्ट जो है वो आपने पेश की। मैं सबसे पहले तो एमनेस्टी स्कीम जो गवर्नमेंट की तरफ से दी गई, और जाहिर है कि ऐसे मौके पे कि जब हुकूमत ख़त्म होने वाली है, उसको हुकूमत का दौर जाने वाला है, और ऐसे मौके पे वो एमनेस्टी स्कीम लेके आए। किसके लिए? अपने उन दोस्तों के लिए, अपने उन रिश्तेदारों के लिए जिन्होंने नाजायज़ कमाई की, और उसको एमनेस्टी स्कीम का वो हिस्सा बना दिया गया ताकि उनके ऊपर कोई मज़ीद केसेस आइंदा आने वाले दौर में ना खुल सके। कौकब इकबाल साहब, मुझे ये बताएं, कहते हैं 1 लाख रुपए के ऊपर हम इनकम टैक्स की छूट दे रहे हैं, 1 लाख माना के ऊपर। आप मुझे बताएं, 1 लाख का बजट आजकल जो है मुश्किल से बनता है मिडिल क्लास घर का, इसको भी ज़्यादा होना चाहिए। मेरे ख्याल से तो 1.5 लाख रुपए तक छूट होनी चाहिए इनकम टैक्स की, क्योंकि इन्होंने साथ में लॉलीपॉप बनाने वाले ने लॉलीपॉप का बता दिया इनको। आपको पता है हमारे यहाँ मीठे बनाने वालों को मीठे की हिफाजत पे भी लगा दिया जाता है और उसी को बेचने के काम पे भी लगा देते हैं। ये बताएं, ये वाला इशू है? बिल्कुल अली, आपने बात सही कही, क्योंकि ये जो लॉलीपॉप दिया गया वो 1 लाख रुपए पे, इसको कम से कम भी आप कह रहे हैं 2 लाख रुपए, मैं कहता हूँ कि 3 लाख रुपए पे इसका होना चाहिए था कि इनकम टैक्स, क्योंकि वो जाहिर है कि अपने आप मैं बैंक मैनेजर्स की बात कर लूँ कि उनकी भी तनख्वाहें जो हैं वो ज़्यादा हैं। इसी तरह जो मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनी में और नेशनल कंपनीज में लोग काम कर रहे हैं, उनकी भी तनख्वाहें जो है वो उससे तजावीज़ कर गई हैं, तो उनको जो है वो अच्छा, उनसे तो इनकम टैक्स वसूल कर लिया जाता है, और तो इसके लिए उनको जो है वो कोई ये लॉलीपॉप ही दिया गया 1 लाख रुपए का। और 1 लाख रुपए तो अब ये पान की दुकान वाला जो है शायद वो भी कमा लेता होगा, उसको भी। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है, हकीकत है, हकीकत। और ये जो छोटे करियाना मर्चेंट हैं या फल वाले हैं या दूसरे लोग हैं, इन सब की आमदनी भी तकरीबन 1 लाख रुपए से। कौकब इकबाल साहब, फल की रेडी वाले का मैंने इंटरव्यू लिया, मेरी भी कुछ आप जैसी आदत हैं, मैं भी जाके पूरी तहकीक करने के चक्कर में पड़ जाता हूँ। फल वाले रेडी वाला शख्स जो कि अनपढ़ है, उसने मुझे बताया कि मेरी 60,000 आमदन है, 60,000 आमदन है, अगर 2,000 मेरी दिन की बचत ना हो मेरा कारोबार नहीं चल सकता। ये भत्ते वत्ते देने के बाद बता रहा हूँ आपको, भत्तों के साथ थोड़ी ज्यादा जी। वो अब भत्तों का तो खैर थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है, मगर फिर भी वो सरकारी भत्ते की बात, सरकारी भत्ता जो है वो अभी भी कम नहीं हुआ, और वो जो है वो उसमें जो उन्होंने
सिस्टम यहाँ पे डेवलप हुआ है, वो मैं समझता हूँ कि इसको जो है हमारे जो मैं एक आईजी सिंध की बात करता हूँ कि उन्होंने अपने तौर पे काफ़ी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश की और यकीनन, मगर वो जो एक निचली सतह पे जो बत्ताखोरी का निज़ाम है वो अभी तक कम नहीं हुआ। तो वो बात हो रही थी कि एक ठेले वाले की आमदनी जब 60,000 रुपये होती है तो एक आम जो दूसरे लोग हैं उनकी आमदनी इससे कहीं ज़्यादा होती है। तो कम से कम जो है उसका, आप जैसे कह रहे हैं कि 2 लाख रुपए, और इससे मैंने जो तजवीज़ दी है कि वो 3 लाख रुपए उसकी जो है वो होनी चाहिए थी। इकबाल साहब मुझे एक बताएं, इस मुल्क के अंदर महंगाई जो है वो जो है आसमानों को छू रही है इस वक्त। फल सब्जी वालों को बुलाता हूँ, आपके साथ मुकालमा भी कराता हूँ, तो ऐसे मासूम बन जाते हैं जैसे ज़िंदगी में उन्होंने कभी देखे ही ना हो पैसे। वो कहते हैं साहब हमने तो कीमत ज़्यादा नहीं की, पीछे से आ रही है। हर शख्स से पूछता हूँ, कहता है पीछे से महंगा आ रहा है। भाई पीछे से क्या मिल रहा है भाई जो महंगा आ रहा है? मुझे बताएं पीछे कहाँ से लेकर आते हैं ये लोग, जो महंगाई सारी पीछे से आ रही है। अली, बड़ी सतम ज़रीफ़ी यह है कि यहाँ पे जब वो कमिश्नर ऑफिस में मीटिंग्स में आते हैं तो वो उसके ऊपर जो है वो साइन करके जाते हैं कि साहब ये जो है, अब जैसे रमज़ान शरीफ की आमद है और अब कुछ अरसे के बाद जो है रमज़ान शरीफ शुरू हो जाएगा, तो इससे ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने, मुनाफाखोरों ने अभी से, बल्कि वो तो पूरे साल ही सार्फिन को लूट रहे हैं और बिल्कुल उनको कंट्रोल करने वाली जो अथॉरिटी है वो तमाम डिप्टी कमिश्नर साहबान, वो तमाम असिस्टेंट कमिश्नर साहबान जिनके पास इख्तियारात हैं, और वो उनको चाहिए कि वो डेली की बुनियाद पे। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगा तो मैं ये बात करूंगा इनसे आकर, आपसे भी आकर बात करूंगा कि महंगाई के जो बादल हैं ये कब छटेंगे। लेट्स टेक शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, बात करें हम महंगाई के ऊपर, लेकिन ख़ास तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना एक जुर्म है? क्या अच्छी तालीम का ख्वाहिशमंद होना एक जुर्म है? क्या अच्छी खुराक खाना एक जुर्म है? क्या घर में बिजली को इस्तेमाल करना एक जुर्म है? क्या गैस को इस्तेमाल करना जुर्म है जो हमारे मुल्क के अंदर ही मिलती है? इतनी महंगाई और फिर हमें इस मुगालते का शिकार रखना कि हम टैक्स चोर हैं, हम एक बुरे लोग हैं, हम सारी दुनिया के अंदर हमारी रेपुटेशन खुद हमारे अपने लोग ख़राब करते हैं और ख़ास तौर पे हुकूमती ओहदेदारान और हुकूमती पॉलिसी मेकर्स ऐसा तासुर देते हैं। और जब हिलरी क्लिंटन आती है यहाँ पाकिस्तान तो उसे कहते हैं तुम तो हमारी सांस हो, और वो सांस हमें आकर ये कहती है कि तुम अपने लोगों के से टैक्स लो और टैक्स लेने के बाद हमारे कर्जे वापस करो। मैं कहता हूँ पॉलिसी मेकर से आप लोगों ने अपनी तो इज्जत कोई छोड़ी नहीं। आप जब वहाँ के एयरपोर्ट गए तो आप लोगों के साथ जो कुछ हुआ हमें पता है। यहाँ पर वो सड़कों पे मार जाते हैं लोगों को, आप कुछ नहीं कर सकते। यू शुड थिंक ट्वाइस अबाउट व्हाट यू आर डूइंग। कौकब इकबाल साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। मैंने ये जो अहम सवालात पूछे हैं इनके जवाबात क्या हैं? क्या एक शख्स को अपने लिए बेहतरीन ज़िंदगी सोचने और हासिल करने की और अपने बच्चों के लिए बेहतरीन तालीम और बेहतरीन खुराक हासिल करने की इजाज़त नहीं है? इसमें क्या जुर्म है आप मुझे बताएं। और उसको हासिल करने के लिए इतनी ज़्यादा कीमत इस मुल्क के अंदर देनी पड़ती है। वैसे तो कहते हैं पाकिस्तान के अंदर दुनिया के सारे वसाइल मौजूद हैं। अगर सारे वसाइल मौजूद हैं तो शहरियों को क्यों हक हासिल नहीं है कि वो उनको सस्ती और आसान कीमतों के ऊपर जो है वो हासिल कर सकें? अली, मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तानी अवाम के ऊपर ये सितम ज़रीफ़ी है कि उनको कहीं अपना, आप दूसरी चीज़ों की बात तो करें कि साफ़ पानी नहीं मैसर है। अभी जो वाटर कमीशन बनाया गया सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर, उसने बताया कि यहाँ पे गटर में मिला हुआ पानी लोग पी रहे हैं। जब साफ पानी नहीं है, एक जो बेसिक नेसेसिटी है वो नहीं, जो मैसर नहीं है, तो वो आप दूसरी अशिया की क्या बात करेंगे? तो 5 दरियाओं वाला मुल्क है हम। 5 दरियाओं का मुल्क है। उस 5 दरियाओं में जो पानी, वो जो केमिकल का पानी डाला है, केमिकल डाला जा रहा है, उस 5 दरियाओं के पानी को तबाह बर्बाद कर दिया, पीने के लायक नहीं छोड़ा। ऐसी इंडस्ट्रीज जो उनको ट्रीटमेंट प्लांट लगाने चाहिए थे, उन्होंने ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाए, लोगों को जहर आलूदा पानी दिया। उनसे क्या सवाल करूं? इस मुल्क में पानी बिकता है, मिनरल वाटर नहीं, आम ये जो पीने का पानी आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, जिसमें तरह तरह के जरासीम और इंसानी फुजला है, इसकी भी एक एक बोतल कराची के इलाकों में बिकती है। अब तो मशरूम ग्रोथ हो गई है अली। हर गली के नुक्कड़ पे जो है वो
प्लांट लगा के और वो वहीं से पानी भर रहे हैं। और किस टाइप का पानी है ये? पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी, ये सिंध फूड अथॉरिटी, ये हमारे जो केएमसी के डिपार्टमेंट है, ये कर क्या रहे हैं? ये 35 रुपए की आधी लीटर की बोतल है पानी की जिसकी आप बात कर रहे हैं। 5 दरियाओं वाले मुल्क के अंदर लोग इतना महंगा पानी खरीद रहे हैं पीने का सर, नहाने का और इस्तेमाल का तो छोड़ दें। 35 रुपए की बोतल सारा दिन धूप में उसको गर्म करके जो है वो दिया जाता है पानी, ताकि वो उसके अंदर से जरासीम निकल जाए। वो किसी ने फार्मूला दिया था तो वो ये कर दिया। अब आप जो है मैं आपको बताऊं कि जो अच्छा वही 35 रुपए की बोतल, वही जो है आप अगर किसी चेन में चले जाएं, फूड चेन में चले जाएं, कहीं और चले जाएं, तो वो 90 रुपए या 150 रुपए की मिल रही है। कोई पुरसाने हाल नहीं है। वो ये लोगों से यहाँ पे कोई ऐसी कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री नहीं है जो ये पूछे उन लोगों से कि ये आपकी लागत क्या है। सबसे पहले तो हम लागत का तयन करेंगे, उनकी जो कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी लागत क्या है और वो उसके बाद उसका मुनाफा क्या है। पानी दूध से ज्यादा महंगा है, आपको पता है। इसी से मुझे याद आया, ये दूध वाले आते हैं, आप लोग मीटिंगों में जाते हैं, ये दूध वाले बड़े इतने मासूम बन जाते हैं, यकीन करें दिल चाहता है अपनी जेब से इनको दे दें। मुफलिसों को बेचारों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। दूध की कीमत का कोई तयन नहीं है जनाबे वाला, आप कोई कीमत का तयन करके आते हैं, ये किसी कीमत पर बेच रहे हैं। व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? आई डोंट अंडरस्टैंड। क्या है? देखें, कमिश्नर कराची की मीटिंग में जब रेट तय किए गए और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर रेट तय किए गए, मैंने उस मीटिंग का बायकॉट किया। मुझे मालूम था कि वो इस रेट पे बेचेंगे ही नहीं। और फिर वो मैंने सबसे पहले उनको लिख के दिया था कमिश्नर कराची को कि सबसे पहले ये बताया, इनसे पूछे, हलफनामा लें कि दूध जो है कराची के शहरियों को जो है खालिस मिलेगा और खालिस की आप गारंटी दें, फिर रेट तय किए जाए। मगर अफसोस के उसकी बात पे जो है वो देखा नहीं गया और उसके रेट तय कर दिए गए। अब कहीं 105 मिल रहा है और कहीं 100 रुपए मिल रहा है, कोई 110 रुपए बेच रहा है। इलाकों ये में शहर कराची की सूरत साबुन के झाग वाली, कुकिंग ऑयल वाला और इसके अलावा यूरिया मिलाकर दूध बेचा जा रहा है सर इसी मुल्क में। और कितनी चीजें हैं, मैं आपको क्या बताऊं। अगर नहीं मैं आपसे बात करता हूं, गोश्त की बात करें आप मेरे साथ। गोश्त कहते हैं, गोश्त जनाब ये हो गया पाकिस्तान के अंदर जो है कराची शहर के बाद सबसे बड़ी मवेशी मंडी लगती है। उस सबसे बड़ी मवेशी मंडी के अंदर क्या है, इतना हलाल साफ सुथरा गोश्त मौजूद नहीं है कि वो मेरे लोगों को फीड कर सके। इतना महंगा गोश्त, इतना महंगा, बढ़ेगा इतना महंगा, बढ़ेगा छोटे का आप बोलें। और चिकन पता नहीं उसे खिला क्या रहे हैं, हर बच्चा जो है वो चिकन जैसी उसकी तबीयत हो गई चिकन खा खा के। क्या मैं बहुत भैया ने हार्मोन लगाते हैं उसमें, हार्मोन्स है ना। आप उसके ऊपर एक्शन लिया। मैं सबसे पहले तो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने मफाद आम्मा पे, जो कभी भी नहीं हुआ, मफाद आम्मा के उन्होंने केसेस को देखा और खुद सुमो मोटो एक्शन लिया और वाटर कमीशन कायम किया। अब दूसरा वो हॉस्पिटलों का दौरा कर रहे हैं, हेल्थ के ऊपर वो काम कर रहे हैं। ये काम एक हम तो एक प्रेशर बिल्डअप कर सकते हैं। हम ये कहते हैं हुकूमत से कि काम करो, वो कहते हैं कि साहब हमारा तो अगर आप सूबाई हुकूमत से पूछे, पंजाब से पूछे, सब कहते हैं कि जी क्यों उनके अपने बच्चे भी यही खुराक खाते हैं, यही पानी पीते हैं, इसी पानी से नहाते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और कस करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पॉलिटिशियंस और पॉलिसी मेकर्स क्या किसी सरकारी नलके से पानी पीने के लिए तैयार हैं, अपने बच्चों को पानी पिलाने के लिए तैयार हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू जारी है हमारी। महंगाई पर हम बात कर रहे हैं। महंगाई का तूफान जो है वो ऐसा महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान को उसने अपना टारगेट बनाया हुआ है। ये टाइफून बार बार आके कोस्ट से टकराता है और पाकिस्तान के अंदर महंगाई बढ़ती चली जाती है। तालीम, तदरीस, इल्म का हुसूल ये तो बिल्कुल आसान होना चाहिए, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और साथ साथ सुने, पूरी दुनिया के अंदर ये काम कहीं नहीं होता कि बच्चे को बाप के गुनाहों की सज़ा दी जाए। हमारे मुल्क के अंदर अगर बाप टैक्स पेयर नहीं है तो बच्चे की फीस बिल के अंदर लग के आता है। और हमारे FPR के माहिरीन जो अपने आप को बड़ा अक्लमंद समझते हैं,
उनकी कम अकली को आप देखिए कि वो इस चीज़ को जस्टिफाई भी करते हैं। इसको दुनिया के किसी भी कोर्ट के अंदर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि माइनर को किसी भी तरह की सब्जेक्ट ऑफ लाइबिलिटी किया जाए, लेकिन कोई तमाशा या रास्ता निकाल कर ये काम किया जा सकता है। दूसरी तरफ बच्चे से तनख्वाह भी ली जा सकती है और तनख्वाह लेके ये भी कहा जा सकता है मुझे क्यों निकाला, और दूसरी तरफ बच्चे की फ़ीस उस पर टैक्स लगता है। जनाब कौकब इकबाल साहब, स्कूलों की फ़ीस एक बहुत ही अहम मौजू बन चुका है। लोग बड़े परेशान हैं। फैसला भी आ चुका है कि जून जुलाई की छुट्टियों की फ़ीस नहीं ली जाएगी, गर्मियों की छुट्टियों की फ़ीस नहीं ली जाएगी। तो अब क्या होगा स्कूलों का? विच आर मनी मेकिंग मशीन्स। अली, पहली बात तो यह है कि यहाँ पे तालीम दी नहीं जा रही, तालीम बेची जा रही है। यहाँ पे जितने छोटे स्कूल, एक मैं इसकी बात कर लूँ कि जो प्राइमरी स्कूल है या उससे भी और छोटे लेवल पे चले जाए, एडमिशन फीस 80-80 हज़ार रुपए प्राइवेट स्कूलों में ली जाए। 80 हज़ार रुपए कुछ एक बच्ची है या बच्चा दाखिल होता है, उसका अभी वो बोलना नहीं सीख रहा, आप उसको जो है वो एक प्राइवेट स्कूल में दाखिल कराते हैं 80 हज़ार रुपए। ऐसे स्कूलों की मेरे पास लिस्ट आ रही है कि 80 हज़ार रुपए, 20 हज़ार रुपए, कम बोल रहे हैं आप, कम बोल रहे हैं। और वीआईपी स्कूल भी आ गए आजकल। आप ये देखिए इंग्लिश टाइप, ये इंग्लिश स्कूल, और वो अच्छा बाहर किसी वालिदैन को आप ये कहें, एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले से कहें कि भाई आप अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल का नाम सुनते हो कहते नहीं, इससे बेहतर है मैंने तालीम ही नहीं दिलवानी। लाज़मी करें ये MNA MPA जो भी अब बन के आएगा, उसके बच्चे जो है वो सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। इन पे लाजमी करें, जितने सरकारी अफसरान ग्रेड्स 18 से ऊपर हैं, इन सब के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ें। देखें अगले दिन अगर ये साफ सुथरे नहीं होते, इनके बैतुल खला A1 नहीं होते, ये जो दिखा रहे हैं छतें इनकी टूट रही हैं, ये छतें दोबारा से बनती नहीं हैं, और इनके जो सहन है वो किस तरह रिपेयर नहीं होते, इन पे ज़बरदस्ती ये लागू करें। इन सेनेटरों को 50-50 करोड़ रुपए देकर, सुना है मैंने ऐसे कि सेनेटर्स भी बन जाते हैं हमारे मुल्क के अंदर, इनके सारों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में। अली, फिर वो सेनेटर नहीं बनेंगे, वो MNA बनना पसंद नहीं करेंगे, वो MPA बनना पसंद नहीं करेंगे कि मेरे बच्चे के ऊपर तो ये लागू कर दिया गया कि वो गवर्नमेंट के सरकारी स्कूल में। अरे सरकार का मैं आदमी हूं, मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में कैसे पढ़े? ये तो उनकी बड़ी ताज्जुब की बात है। यहां तो वो आप ये देखें, बड़े बड़े स्कूलों के पास जो उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी होती हैं उनके बच्चों को लेने के लिए। एक ही स्कूल में एक बेटा पढ़ रहा है, एक ही स्कूल में बेटी पढ़ रही है, बेटी के लिए अलग ड्राइवर है और बेटे के लिए अलग ड्राइवर है। ये गाड़ी खड़ी हुई है, लंबी लंबी गाड़ियां खड़ी हुई है, वहां पे पार्किंग की जगह नहीं है, मेन रोड है, ब्लॉक की हुई है। और तमाम स्कूल पूरे कराची के देख लिए कि जहां पर है वो उन्होंने स्कूल खोला, चौरंगी के पास स्कूल खोला, किसी ने मेन रोड पे स्कूल खोला। अरे भाई, आप ऐसी जगह पे स्कूल तामीर कराएं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल है। ये सर वो प्राइवेट स्कूलों की बात कर रहा हूँ, रेजिडेंशियल एरिया में स्कूल, रेजिडेंशियल एरिया में। वो क्या कमर्शियल नहीं है? क्या KEC वाले वो दिन देखते कि उनका बिल क्या होना चाहिए? क्या वो उनको कौन इजाजत देता है रेजिडेंशियल एरिया में? सबसे बर्बाद कर दिए। सबसे मुनाफा बख्श काम इस मुल्क के अंदर तालीम, एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन सबसे बेहतरीन बिजनेस है। अली, बात यह है कि अगर इंडस्ट्री लगाएंगे 20-25-50 करोड़ रुपए लगाने पड़ते हैं। यहाँ पे एक स्कूल कायम करने के लिए 2-3 करोड़ रुपए की आपने बिल्डिंग नहीं, बिल्डिंग भी नहीं खरीदनी। यहाँ पे जो है वो किराए पे मकान मिल जाते हैं। बड़े बड़े जो बंगले बनाए लोगों ने, जिनके माँ बाप कनाडा या अमेरिका चले गए, उन्होंने कब क्या करना है? यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे पूरी फैमिली चली गई। उन्होंने जो है स्कूल जो है वो बिल्डिंग है स्कूलों को दे दी, और उसकी वजह से पूरा रोड ट्रैफिक ब्लॉक हो रहा है। और वहाँ पे जो सिस्टम है। अच्छा, दूसरी बात ये देखिए कि स्कूल की जब फीसें इतनी लेते हैं तो भाई कोई मेयार तालीम तो रखो, कोई अच्छी टीचर्स तो रखो। उनको तनख्वाहें क्या दे रहे हो? उनको 5 से 10 हज़ार 15 हज़ार मिनिमम वेज से भी कम तनख्वाह दे रहे हैं। इससे मिनिमम यानी वो जो एक मजदूर की तनख्वाह हुकूमत ने मुकर्रर की है, उससे भी कम तनख्वाह दे रहा है। कौकब इकबाल साहब, मैंने आपसे दीगर मौजूआत पे बात करनी थी, जिसमें करेंसी के मुतालिक भी मैंने आपसे बात करनी, कार्स की और ऑटोमोबाइल्स की प्राइसेस पर भी बात करनी थी, लेकिन आज मेरे पास वक्त मुख्तसर है। आगे आने वाले दिनों के अंदर आपको दोबारा से मदऊ करूंगा और इस मौजू को मैं कवर करूंगा, क्योंकि महंगाई तो ख़त्म होने वाली नहीं, इसलिए इस मौजू को बार बार डिस्कस किया जाएगा। नाजरीन, वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारे टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।